चलो अब लाइन का कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा क्लियर हो गया कि कोई भी लाइन होता कैसा है और लाइन कहते किसको है, स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, एक कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो लिखो। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू के। मतलब अगर कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू के। डायरेक्टली देखते ही बता देना। एग्जाम्पल, अगर तुमसे पूछा जाए कि x इज इक्वल्स टू के, मतलब कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, चाहे फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी। जैसे मान लो पूछा जाए कि x इज इक्वल्स टू 5, भाई ये भी तो एक लाइन ही होगा ना, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये लाइन कैसा होगा, तो बोलेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बस क्यों होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो ध्यान से। अगर हमने क्या बनाया, ये हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे देखते ही पता लग गया कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो उसके लिए बच्चे यहाँ बोला हुआ है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, तो हमेशा उसके एक तरफ अकेला एक्स होगा, दूसरी तरफ कोई भी कांस्टेंट होगा, उसमें वाई वाला टर्म होगा ही नहीं, वाई गायब होगा। अगर y गायब दिखे तो समझ जाना कि ये जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। उसी तरीके से अगर x ही गायब दिखे, सिर्फ y हो, तो समझ जाना पैरेलल टू x एक्सिस है। ये आगे बताऊंगा, अभी ये समझो कि पैरेलल टू y एक्सिस क्यों है। अब जैसे सपोज करो इस लाइन की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 5, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, या फिर इसको ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 5 एक लाइन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना कि भाई x प्लस, और y तो इसमें है ही नहीं, y नहीं है मतलब कि कुछ 0 इंटू वाई रहा होगा। भाई y नहीं है का क्या, ऐसा तो है नहीं कि लीनियर इक्वेशन है तो उसमें y ना हो, y तो कंपलसरी है। बट अगर कंपलसरी है लीनियर इक्वेशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें y गायब हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक डायमेंशन में कभी भी कोई लाइन नहीं लिख सकते, उस लाइन के लिए दूसरा डायमेंशन y भी आना जरूरी है। तो x और y दोनों होगा। फिर बच्चे पूछते हैं कि दोनों होगा तो आपने यहाँ लिखा क्यों नहीं है, यहाँ सिर्फ x क्यों लिखा है? तो बच्चे इसलिए नहीं लिखा है कि y का कोएफिशिएंट 0 है। यहाँ जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है, उसी तरीके से y का कोएफिशिएंट 0 है। तो भाई ये तो पूरे इसको 0 बना दिया, तो इसलिए नहीं लिखा। भाई अब x प्लस, कोई बच्चा x प्लस 0 वाई लिखे, कोई सिर्फ x प्लस 0 लिख दे, या कोई सिर्फ x इज इक्वल टू 5 लिख दे, तीनों में क्या अंतर है? तीनों सेम ही चीज़ है ना। ये ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में, है ना। अगर x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 लिखोगे तो कोई देखेगा तो कहेगा अरे तो गंवार बच्चा है, इसको पता ही नहीं है, 0 नहीं लिखते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए अगर सिर्फ x इज इक्वल टू 5 है, y का टर्म ही नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि हो सकता है कोएफिशिएंट 0 रहा हो सकता क्या है, कंपलसरी है कि कोएफिशिएंट 0 है, इसीलिए नहीं लिखा गया है। ठीक, तो अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि हमारा जो लाइन है वो ये बना। इसका मतलब है कि जो अगर हम इक्वेशन लिखूं मैं, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, देखो ध्यान से। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो x इज इक्वल टू मेरा 5 माइनस 0 इंटू वाई आएगा। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैं जो मर्जी वो x की या y की वैल्यू ली, तुम्हारे ऊपर है। मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू अपने मन से रखी। तुम फ्री हो, चाहे x की अपने मन से रखो या y की अपने मन से रखो, यू आर फ्री। मैंने y की अपने मन से रखी, तो मैंने अगर y की वैल्यू 1 रखी, तो भाई ये तब भी 5 माइनस 0 इंटू 1 आएगा, ये तब भी 5 ही है x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू तब भी 5 है। y की वैल्यू मैं 2 रखूँ तब भी x 5 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा। अगर मैं x की y की वैल्यू 3 रखूँ तो भी ये 0 इंटू 3 0 ही बन जाएगा। मतलब कि इस इक्वेशन का कहने का ये मतलब है कि तुम y की जो मर्जी वो वैल्यू ले लो, जो मर्जी वो वैल्यू ले लो, x की वैल्यू हमेशा 5 आएगी। अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि दिस इक्वेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन y।
y की जो मर्जी वो वैल्यू ले लूंगा, x आजीवन 5 ही रहेगा, दैट्स इट। इसका मतलब अगर मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये ऐसे ऐसे बनाया, ये 1 2 3 4 5, y की वैल्यू मैंने ली 1 2 3 4 सपोज करो। तो मैंने बोला अगर x की वैल्यू थी, y की वैल्यू मैंने 1 लिया, भाई ये जो लाइन है ये क्या y पे डिपेंडेंट है? नहीं है, क्योंकि y इसमें है ही नहीं। तो तुम y 1 लो 2 लो, फर्क नहीं पड़ेगा, x हमेशा 5 आएगा। तो मैंने अगर y की वैल्यू 1 ली तो x मेरा कितना आना चाहिए? तब भी 5 ही आना चाहिए, है ना। y की वैल्यू 2 ली तब भी x हमारा 5 ही आना चाहिए, 3 ली तो भी x हमारा 5 ही आएगा, 4 ली तो भी हमारा x 5 ही आएगा। मतलब हर हाल में x की वैल्यू 5 ही है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक ऐसा लाइन मिल जाएगा जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो बस सिंपल है। इसी तरीके से दूसरा जो नोट लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज, या हैज नहीं, इज इन द फॉर्म, इसमें कुछ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें x का पार्ट गायब रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो मैंने बोला कि सर ये तो बहुत आसान है, ये पॉइंट बना लिया, ये x और y एक्सिस हो गया। सपोज करो यहाँ पे कहीं पे -5 हुआ y, तो मतलब ये जो लाइन होगी वो ऐसी रहेगी। क्यों ऐसी रहेगी? क्योंकि सर अगर आप x की वैल्यू, जैसे मान लो मैंने x मार्क किया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, मैंने बोला तुम x की वैल्यू कुछ भी लो, 1 लिया, तो इस लाइन पे एट x इज इक्वल टू 1 y क्या मिलेगा? 5 ही मिला। x इज इक्वल टू 2 लो, तो x इज इक्वल टू 2 पे जैसे ही इस लाइन पे आओगे तो 5 ही मिलेगा। 3 लो 5 ही मिलेगा, 4 लो 5 ही मिलेगा, -1 लो 5 ही मिलेगा। तो जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक ऐसा लाइन मिलेगा जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बस इतना समझो कि अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर x इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, अगर x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ही होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन पे देखो, x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -9, ठीक है, या फिर 2x इज इक्वल्स टू 5। मैं इस तरीके से 3-4 लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन लिखा है, उसी तरीके से एक ये लाइन लिखा है। ये सारे अलग अलग लाइन है, ये मत समझना कि एक ही लाइन, सारे अलग अलग लाइन के इक्वेशन लिखे हैं मैंने। 3x इज इक्वल्स टू -5/7। अब मैंने पूछा कि ये सारे लाइंस का फीचर बताओ, तो तुम क्या करोगे? पहला वाला लाइन तो साफ दिख रहा है कि x इज इक्वल टू -7, मतलब -7 एक कांस्टेंट है और इसमें y गायब है। तो जो लाइन, जो कोऑर्डिनेट, जो एक्सिस गायब होता है उसी के पैरेलल होता है। इसका मतलब ये वाला लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बात खत्म हो गई। यानी इसका जो ग्राफ बना होगा वो ऐसा बना होगा कि ये हमारा x और y एक्सिस हो गया, कहीं पे हमारा x की वैल्यू कहीं पे -7 रही होगी इधर साइड, तो ये जो लाइन होगा वो ऐसे ऐसे पास करेगा -7 से। ये सपोज करो -7 है, तो जो हमारा लाइन होगा वो ऐसा लाइन होगा। यही जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू -7 है, क्योंकि -7 से पास कर रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। नेक्स्ट में आ जाओ, y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू 8 का मतलब इसमें x गायब है, यानी जैसे ही एक ही वेरिएबल दिखे तो लाइन पैरेलल टू जो गायब है उसके पैरेलल है, x एक्सिस। इसका इक्वेशन कैसा बनेगा? ये हमारा x और y एक्सिस हो गया, तो इसका इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा 8 रहा होगा, तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 8 का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो भी x रखो y 8 ही मिलेगा, जो भी x रखो y 8 ही मिलेगा। नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू 5,
ये डराने के लिए दिखाते हैं। 2x इज इक्वल टू 5 का मतलब x इज इक्वल टू 5/2। फिर से तो ये वही लाइन हो गया। कैसा लाइन है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों y एक्सिस? क्योंकि y गायब है, जो गायब है उसके पैरेलल है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे कहीं 5/2 सपोज करो, ये जो पॉइंट है ये 5/2 है, तो जो लाइन होगा वो इसी के पैरेलल होगा, y एक्सिस का। खत्म। सॉरी, y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो यहाँ पे कहीं 5/2 होगा, तो इसके पैरेलल ये लाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। 3x इज इक्वल्स टू -5/7। तो ये भी वैसे ही बेवकूफ़ बना रहा है, इधर 3x लिख के। हम चाहें तो 3 को उधर लेके जाएंगे, -5/21 हो जाएगा। ये फिर से क्या है? इसमें y गायब है। तो जैसे ही एक वेरिएबल दिखे ना, एक वेरिएबल देखते ही समझ जाना कि ये लाइन या तो x एक्सिस के या तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसमें y गायब है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है? बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये। अब आ जाओ एक और टॉपिक इसी में जो काफ़ी ज़्यादा आसान है। टॉपिक क्या? एक पॉइंट नोट बना के लिख लो बस। y इज इक्वल टू kx। अब इसमें कांस्टेंट गायब है। इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू kx हमेशा एक ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन से ही पास करेगा और कहीं से पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एग्जाम्पल मान लिया इस तरीके का हो, y इज इक्वल टू 4x, या फिर y इज इक्वल टू -3x, या फिर y इज इक्वल टू -9/8x, कुछ भी। मतलब इसमें कांस्टेंट c वाला टर्म हो ही ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है ये सारा y इज इक्वल टू सिर्फ mx है, इसमें प्लस c वाला पार्ट तो गायब है, गायब है ना। इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट 0 है, क्योंकि यहाँ c की जगह तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो 0 है, सिर्फ ये वाला पार्ट है क्वेश्चन में। तो अगर c है ही नहीं, इसका मतलब c 0 है। c 0 है मतलब इस लाइन का, इस तरीके का जो भी लाइन होता है उसका y इंटरसेप्ट 0। y इंटरसेप्ट 0 मतलब लाइन कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से ही, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ y एक्सिस को कट करे। तो जब y एक्सिस को 0 है, इसका मतलब y एक्सिस को 0 पे कट करेगा। तो 0 पे कट करने वाला लाइन क्या होता है? ओरिजिन। तो ये जो सारा लाइन मैंने लिखा है, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू जो भी ये सारे लाइन्स है, ये सारे लाइन्स कैसे होंगे? ये कहीं ना कहीं से ओरिजिन से ही पास करेंगे, चाहे वो लाइन ऐसे हो या वो लाइन ऐसा हो। कैसा भी लाइन हो सकता है, ऐसा हो या वो लाइन ऐसा हो या वो लाइन ऐसा हो। ये सारे लाइंस देखोगे ध्यान से तो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इन सारे लाइंस, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारे कुछ ना कुछ ऐसे ही होंगे। y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट और टाइम्स x, बस। ठीक है, तो उसी तरीके से एक लाइन होता है, y इज इक्वल टू सिर्फ अगर x हो तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 क्या है यहाँ पे? m x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो स्लोप 1 हो गया। स्लोप 1 हो गया मतलब कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रहा है ऐसे। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर ओरिजिन से तो ऐसे भी पास कर सकता है। ठीक है, तो आपने ये क्यों नहीं लिखा? आपने ये क्यों बोला कि लाइन ऐसा होगा? तो वो इसलिए कि जिनको ट्रिग्नोमेट्री पता होगा उनको पता है कि, चलो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इस वाले लाइन का कलर है पिंक, जो दूसरी वाली लाइन। तो अगर मैं स्लोप निकालने जाऊँ तो इस वाले लाइन का जो ये एंगल बना रहा है ना पॉजिटिव के साथ, कलर चेंज करके मार्क कर रहा हूँ मैं ग्रीन से, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो पिंक वाली लाइन है वो यही एंगल बना रहा है क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना। सपोज करो इस एंगल को मैंने अल्फा बोला, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan अल्फा होगा, है ना। और जो ब्लू वाली लाइन है बच्चे, वो कौन सा एंगल बनाएगा पॉजिटिव के साथ? तो जो ब्लू वाली लाइन है, एक मिनट, जो ब्लू वाली लाइन है वो ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ। यही तो होता है पॉजिटिव एक्स।
तो ये एंगल जो बना रहा है इसको अगर मैंने थीटा बोल दिया, एंगल की वैल्यू है थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा, है ना। अब जिनको ट्रिग्नोमेट्री पता होगा उनको ये पता है कि जो गिवन लाइन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स, इसका जो tan थीटा है वो 1 है, तो थीटा 45 डिग्री होगा। ये होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। जिनको नहीं पता वो इग्नोर करेंगे इस टॉपिक को, जिनको पता है वो ध्यान देंगे कि tan 45, अगर tan थीटा 1 रहा होगा तो पक्का थीटा 45 रहा होगा। तो बच्चे अब ये बताओ कि ये एंगल 45 तुम्हें लग रहा है देखने में, या ये ग्रीन वाला एंगल तुम्हें लग रहा है 45 देखने में? तो ऑब्वियसली बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल 45 है ना। तो ये जो पिंक वाली लाइन है वो इस लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो पिंक वाले को मैं इरेज कर देता हूं। समझ में आ गया? तो हमारा ये वाला जो लाइन होगा यही ये लाइन होगा, y इज इक्वल टू, ये जो लाइन है हमारा दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, और ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो एक्चुअली ये सब कहानी बताने के पीछे मेरा एक छोटा सा पॉइंट लिखवाना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के लिख लो। इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है x, y अक्रॉस लाइन y इज इक्वल टू x एज मिरर इज y, x। इमेज ऑफ अ पॉइंट x, y अक्रॉस लाइन y इज इक्वल टू x एज मिरर इज y, x। अगर तुमसे पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर है ये, अगर तुमसे पूछा जाए ये चीज कि अगर कोई पॉइंट है x, y, उसका इमेज क्या होगा y इज इक्वल टू x के क्रॉस, तो क्या करेंगे? y वाले को x कोऑर्डिनेट बना देंगे, x वाले को y कोऑर्डिनेट बना देंगे, वही इमेज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 7, -9 अक्रॉस लाइन y इज इक्वल टू एक्स। हमसे पूछा गया है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, उसके अक्रॉस ये जो पॉइंट है 7, -9, इसका इमेज क्या होगा? तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इमेज इज क्या होगा? मैंने क्या बोला था कि जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो इमेज का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी इमेज हो जाएगा -9, 7, है ना। यानी मैंने बेसिकली क्या किया है, देखो, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस हमें कोऑर्डिनेट एक्सचेंज कर देना है, आंसर आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फाइंड इमेज ऑफ -7, -11 अक्रॉस लाइन y इज इक्वल टू x एज मिरर। अक्रॉस का मतलब ही हो जाता है कि वही मिरर है, बोले चाहे ना बोले। तो सीधा सीधी क्या बोलेंगे कि जो इमेज होगा वो कितना हो जाएगा? तो जो ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट है वो इमेज का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी -11। उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है वो इमेज का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी -7। यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ यूं होगा। अगर ये लाइन हमारा, मैं पिंक कलर से लाइन बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ये मिरर है, दिस लाइन इज सपोज मिरर। अब जो पॉइंट है उसका दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कहीं, तो मान लिया कहीं ना कहीं यहां पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, -11, -7, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इधर को बनेगा, इस लाइन में यहां पे बनेगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इमेज का -7, सॉरी
ऑब्जेक्ट मैंने उल्टा लिख दिया है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा -7 -11 था ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में देखो ऑब्जेक्ट था -7 -11, तो उसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, -7 -11 जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर नहीं लाई करेगा, वो कहीं अलग जगह पे लाई करेगा। मान लो ये हमारा मिरर हो गया, ये पिंक वाली लाइन मैंने मिरर बनाई, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया सपोज करो -7 -11, तो इसका जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, कहीं यहाँ पे बनेगा, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -11 -7। आंसर ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा है इमेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा देखो, इसको समझ में आना चाहिए। ओके, कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताना।